मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था यूनिट हाइड्रोकार्बन्स। हमने आपको बताया था एल्केन इसमें पढ़ेंगे आप, एल्कीन्स इसमें पढ़ेंगे, एल्काइंस इसमें पढ़ेंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स हमने स्टार्ट किया था। एल्केन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा, दो प्रॉपर्टी मेनली हमें पढ़नी होती हैं, या बेसिकली तीन मान लीजिएगा। फर्स्ट होती है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो एरोमेटिक सॉल्वेंट में तो ये डिसॉल्व हो ही जाते हैं, उसे नहीं पढ़ना होता। हमें पढ़ना होता है कि वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटीज में पढ़ेंगे हम कि एल्केन्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या कहती है, रीजन के साथ। सेकंड हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स, और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट जनरली बॉइलिंग पॉइंट के सिमिलर ही है, वैसे ही वेरिएशन शो करता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से पॉइंट आएगा नहीं, फिर बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा। और थोड़ा कुछ और पढ़ाना होता है, कई बार तो हम तीनों पॉइंट्स पढ़ाते हैं, जैसे कि यहां हम तीनों पॉइंट पढ़ेंगे एल्केन्स के लिए, सॉल्युबिलिटी भी, बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी। तो इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा सॉल्युबिलिटी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स की, और पहला ही पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी। मैं ये दो हटा देता हूं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड पॉइंट आएगा आपका, फिर थर्ड आएगा। चलिए जी, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लिखना आपको होगा, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जब आपसे कहा जाए कि आप लिखिए तब तो आप लिखेंगे ही, लेकिन कई बार लेक्चर में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपको लगता है इसे लिख लेना चाहिए, तो आप साइड में, कोने में, इधर उधर, ऊपर नीचे, कैसे भी, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी में भी लिखना अच्छा लगे वो लिख लिया करो। उससे क्या होगा कि तब आप उसे ओपन करोगे इस कॉपी को, नोटबुक को, तो आपको पूरा लेक्चर एकदम से रिवाइज हो जाएगा पूरा, तो उसमें छूटेगा कुछ भी नहीं। तो जब मैं कहूं लिखना है तब तो लिखना है ही, और उससे पहले भी आप लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। समझना, एक रूल होता है, सिंपल सा है वैसे तो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब अपने जैसा अपने जैसे को डिसॉल्व करता है। बेसिक रूल है सॉल्युबिलिटी का। हालांकि सॉल्युबिलिटी से काफी आगे है, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं, और शुरुआत ही तो हम कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी का पहला बेसिक रूल इसे बुलाते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। भाई अपने जैसा अपने जैसे को डिसॉल्व करता है, मतलब भाई मेरे दोस्त कैसे होंगे, जो मेरे जैसे होंगे वैसे ही तो होंगे। अपोज करने वाला थोड़ी ना होगा। भाई तुम्हारा ग्रुप है स्कूल का, तुम स्कूल जाते हो, रेगुलर पढ़ते हो, फिर वापस आ जाते हो, तो तुम्हारा ग्रुप भी तो ऐसे ही होगा। मान लो तुम्हारा 3 स्टूडेंट का ग्रुप है और तुम रेगुलर पढ़ने वाले हो, सुबह हुई, बिल्कुल होमवर्क करके स्कूल पहुंच गए, टाइमली होमवर्क चेक करवाया, पूरे टाइम पढ़े, बाहर नहीं निकले, और फिर ऑफ हुआ स्कूल तो सीधे घर आ गए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नया आया और उसे स्कूल के बाहर जाता है, फिर स्कूल के अंदर नहीं जाता, वो घूमने निकल जाता है, स्कूल के टाइम की छुट्टी हुई, स्कूल के पास आ जाता है, फिर घर चला जाता है, स्कूल नहीं आता है। अब वो कहे कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो ये पॉसिबल थोड़ी है। भाई तुम तो एंटर करने वाले हो, तुम तो रेगुलर पढ़ने वाले हो, उसे अपना दोस्त नहीं बना सकते, उसे वैसा ही ग्रुप चाहिए। तो वो उसी तरह के ग्रुप को सर्च करेगा, तुम्हारा ग्रुप क्यों सर्च करेगा? तो वही है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बेसिक रूल है। हालांकि ये आगे जाके तो बहुत बड़ा वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारे, वो पढ़ोगे आप लोग, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने जैसा अपने जैसे को डिसॉल्व करता है। तो इसे याद रखना, अपने जैसे से मतलब क्या है। जैसे एल्कीन्स हैं, हमारे पास दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं,
एक वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में ही तो हमें पढ़ना है। वाटर पोलर सॉल्वेंट एक होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है, CCl4 है, एटसेट्रा। इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आप बुला सकते हो। तो एल्केन्स जो हैं इनमें कोई एंड नहीं होता, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एल्केन्स कैसे हैं? नॉन पोलर। तो इस रूल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से, तो एल्केन्स की नेचर नॉन पोलर है, तो ये इसमें तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सॉल्युबिलिटी में, आप लिखेंगे एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड विच आर soluble in non-polar solvents according to the rule like dissolves like. They are insoluble in water because water is polar solvent and alkanes are non-polar. That's why they are insoluble in water. सीधा सीधा सा आप को लिखना है। आपने हाईलाइट किसको किया? like dissolves like. हालांकि ये बेसिक रूल जरूर है, शुरुआत से यहां से स्टार्ट करते हैं, आगे जाके तो बहुत सारी चीजें और पढ़ने को आपको मिलेंगी, लेकिन वो 12th की यूनिट होगी सॉल्यूशन जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, तो वो आगे की बात है, फिलहाल यहीं तक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पर आते हैं, सेकेंड, इसे हटा देते हैं। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। भाई सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट समझना जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है, देखना एल्केन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे छोटा एल्केन मीथेन। मीथेन मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मीथेन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ये एक और ले लिया, बहुत सारे होंगे। ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नेक्स्ट मतलब एल्केन ही है तो नॉन पोलर ही है सारे मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो ये बॉन्ड है, जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये है डिस्पर्सन फोर्स, वीक है। अब क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर ही क्यों रहे हैं, समझना। बॉइल करना, बॉइलिंग होती है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए। सिंपल। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा, यानी कि वेपराइज अगर ज्यादा होगा, तो इजीली वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा कम टेम्परेचर पर ही। वेपराइज ज्यादा कौन होता है? जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है, वीक होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वो इजीली वेपराइज होके सराउंडिंग प्रेशर के बराबर उसके प्रेशर हो जाता है। दूसरा, अगर ये बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। आसानी से नहीं टूटेगा तो वेपोराइजेशन आसानी से नहीं होगा। वेपोराइजेशन आसानी से नहीं होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं और वो सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होगा नहीं। सीधे से तौर पे मैं बताऊं आपको, तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत हाई है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है। सीधा सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्ट कोरिलेट हो रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। बात एल्केन की करते हैं। एल्केन के मॉलिक्यूल्स, ना केवल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कोई सा भी एल्केन क्यों ना रहा हो, वो नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो एसोसिएशन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो डिस्पर्सन फोर्स हम बुलाते हैं। ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वीकेस्ट वॉन डेर वाल फोर्स है, कमजोर है, बहुत वीक है। इस वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ये मैंने अभी अभी बताया। तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली
कोरिलेट विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सीधे सीधे लिखना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है देन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इस लाइन को। उसके बाद बात हमें एल्केन्स की करनी है, बात हमें इधर उधर नहीं घूमना। हमें एल्केन यहां पढ़ रहे हैं तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हम यहां पढ़ रहे हैं, तो वो तो ब्रैकेट में आपने लिख लिया, वो जनरल सेंटेंस था, वो ना कि केवल एल्केन पर, हर जगह वो एप्लीकेबल है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। वो सबके लिए एप्लीकेबल था। अब बात एल्केन्स की करते हैं। आप लिखेंगे एल्केन्स में, ब्रैकेट के बाद नीचे लिखेंगे आप इसी में, एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, कम होता है एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट because their molecules are associated with weak dispersion forces, because their molecules are associated with weak dispersion forces। weak dispersion forces क्यों है? because nature कैसी है इसकी? नॉन पोलर। इसे बना लीजिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो बीच में फोर्स होगा डिस्पर्सन फोर्स। केमिकल बॉन्डिंग अगर याद हो तो डिस्पर्सन फोर्स कहां एग्जिस्ट करता है? बिटवीन टू और मोर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डिस्पर्सन फोर्स का पाया जाना ही ये बताता है कि एल्केन्स के मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बहरहाल हमने केवल इतना बताया कि एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स वीक वंडरवॉल या डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े होते हैं। बस इतना ही तो पढ़ा आपने। ठीक है जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। कम होते हैं ये हमने बता दिया आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट ही है, समझना। ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है। तीन एल्केन्स यहां पर हैं, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीनों एल्केन है, तीनों की नॉन पोलर नेचर है। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी, लेकिन एक तो नहीं है, इक्वल नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन है किसका ज्यादा है और क्यों ज्यादा है? तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा? तो समझना होगा आपको। नॉन पोलर जरूर है, चलो नॉन पोलरिटी की बात हम बाद में करेंगे। कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहा हो, मे बी डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डिस्पर्सन फोर्स, वॉट एवर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वॉट एवर द वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से बढ़ जाता है, चाहे नेचर कोई सी भी रही हो। नॉन पोलर है, मीथेन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, इथेन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इथेन के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा, भले ही डिस्पर्सन है, नाम से मतलब नहीं है। नेचर इक्वल है अगर, तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं भी साइड में लिख लीजिएगा कोने में कि अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, अगर सिमिलर है तो। सिमिलर मतलब ये डिस्पर्सन है इसमें तो इसमें भी डिस्पर्सन है, तब मैं बात कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिस्पर्सन है, डिफरेंट है, तो बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो भी मैं बात कर रहा हूं इक्वल फोर्स होनी चाहिए। अगर नेचर एक है तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ साथ आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। सीधा सा सेंटेंस लिखना है कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चाहे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोई सी भी क्यों ना रही हो। सीधे सीधे अब यहां पर आते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। नीचे आप क्या लिखेंगे? नीचे वो तो बना लिया, उसके नीचे लिखेंगे एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। मेरे साथ ही लिखना, एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस। यहां एक कार्बन था, एक कार्बन और बढ़ गया, यहां तो दो कार्बन बढ़ गए पहले के कंपैरिजन में। तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। देख लीजिएगा ऑर्डर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, बढ़ रहा है। बड़ा मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। रीजन भी लिखना होगा, बिकॉज
बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। इसे सेंटेंस के बाद ये ऑर्डर लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। इतना ही नहीं है, आगे भी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक और पॉइंट है, इस ऑर्डर के नीचे आपको लिखना है, इस ऑर्डर के नीचे वो केस है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स। हमने मॉलिक्यूलर साइज की बात की थी, अब ये आइसोमर है। आइसोमर मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल C5 5 to 10 12 C5H12 5 कार्बन। देखते हैं 5 कार्बन कैसे एग्जिस्ट करते हैं। CH3 CH2 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 CH3 पहला। सेकेंड, मुझे थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर लेता हूं ताकि पूरा एक साथ आ सके। मैं फिर से हटा देता हूं, फिर से बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल C5H12 एग्जाम्पल हमने यहां लिख दिया, फॉर्मूला में यहां से लिखना शुरू करते हैं। CH3 CH2 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 CH3 5 कार्बन, हाइड्रोजन 12। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3 4 5 carbons, hydrogen 12। next one CH3 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 5 carbon, hydrogen 12। 3 एल्केन्स यहां पर है। ये चेन आइसोमेरिज्म में हमने पढ़े थे, चेन डिफरेंट है, 5 कार्बन की, 4 कार्बन की, 3 कार्बन की। नेमिंग की बात करें, दैट इज पेंटेन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, दैट इज एन पेंटेन, दैट इज आइसोपेंटेन, दैट इज नियोपेंटेन, कॉमन नेमिंग के हिसाब से। अब क्वेश्चन है सर, इनका तो कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट? टॉपिक तो वही है ना, बॉइलिंग पॉइंट हमारा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? बिल्कुल पता होना चाहिए हमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। इससे पहले क्या था? साइज, मॉलिक्यूलर साइज। जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा, भाई जो मोटा है उसे आसानी से वेपराइज नहीं किया जा सकता, उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा है। वैसे ही यहां पर है, जो बड़ा है, जो मोटा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अब देखो मॉलिक्यूलर साइज से मैं कहा गया सरफेस एरिया, क्योंकि यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का एक ही है, उससे डिसाइड होगा नहीं। एल्काइल ग्रुप बढ़ नहीं रहा है, तो हम सरफेस एरिया चेक करेंगे। जिस भी कंपाउंड का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तीनों में सोच लीजिएगा, दिमाग में रखें किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, लीनियर का या स्फेरिकल का। भाई ये स्फेरिकल शेप है, लगभग 3D है, टेट्राहेड्रल है, ये लीनियर है। तो याद करो, स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया कम होता है, स्फेरिकल का जो है सरफेस एरिया कम होता है। तो सबसे कम सरफेस एरिया इसका, उससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है। दैट इज एन पेंटेन। अगर मैं कॉमन नेमिंग लिख रहा हूं, एन पेंटेन, दैट इज आइसो एंड दैट इज नियो। और मेरे हिसाब से आप IUPAC नेमिंग करिए, दैट इज पेंटेन, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, दैट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो भैया सरफेस एरिया इसका ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा।
ये तो ऑर्डर की बात हुई, लेकिन मैंने सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है कम होता जाता है। लीनियर से एक ब्रांच का कम, दो ब्रांच का और कम, सीधे सीधे। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। ये कॉपी पर आपके लिखा हो, यहां से आप शुरुआत करेंगे। In case of isomeric alkanes, boiling point decreases with branching because branches decrease the surface area of the molecules. Because branches decrease the surface area of the molecule. और surface area decrease होगा तो intermolecular force भी decrease होंगे, intermolecular force decrease होंगे, इसलिए boiling point decrease होगा। ये लिखने की नीड नहीं है, ये तो ऊपर से लिखते चले आ रहे हैं, तो केवल इतना लिखिएगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग बिकॉज ब्रांचेस डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये क्लियरली लिखा हो, ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर आकर कंप्लीट होता है। मैं हटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी उसी तरह से है, बिल्कुल वही लैंग्वेज यूज करनी है, बदलनी नहीं है, बस बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट करिएगा। अब क्वेश्चन है, जब वही है तो हम लिखवा क्यों रहे हैं? सेम एज बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं कर देते? हाँ, कुछ है इसमें जो पढ़ाना पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट का पहले वही आएगा कि भैया एल्केन्स है, एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही कम होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स वीक डिस्पर्सन फोर्स से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, बस बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट रख रहे हैं। ठीक, एल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। सिमिलर है। थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो, एल्केन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। सिंपल था, ड्रॉ कुछ नहीं करना है। ठीक, अब क्वेश्चन है सर बढ़ रहे हैं कार्बन। अब कार्बन बढ़ रहे हैं तो फिर उसी तरह से है, कोई चेंज नहीं है। जैसे जैसे कार्बन का साइज, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। कारण वही है, साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी कि यहां तक मीथेन का कम, ऐसे तो उसमें एक्सेप्शंस मिलते हैं, हालांकि वो बात करेंगे, इसीलिए तो हम ये लिखवा रहे हैं। तो वही पॉइंट लिख लीजिएगा, लेकिन यहां कुछ नया भी है। नया तब समझ आएगा तब मैं डाटा लिखूंगा। डाटा मैं कैसे लिखूंगा देखो, तीन कार्बन, प्रोपेन ब्यूटेन, 1 2 3, तीन कार्बन, 1 2 3 4 4 5 6 7 तक। 8 भी लिख सकते हो चाहो तो, यहां लिख देता हूं या रहने दो, इतना सफिशिएंट। ये एल्केन्स है और यहां होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। मैं डाटा बुक से लिख देता हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। देखिए, हमने डाटा लिख दिया है, ये एल्केन्स है, बल्कि मैंने ऑक्टेन भी ले लिया है, और नीचे इनका मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी केल्विन में है। प्रोपेन 3 कार्बन का 85.3, 4 कार्बन का 134.6, 5 का पेंटेन है 1 2 3 4 5 143.3, फिर हेक्सेन का 178.5, फिर 182.4 और फिर ऑक्टेन का 216.2। ये रेगुलर बढ़ रहा है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं, लेकिन और भी कुछ है यहाँ जो छुपा हुआ है, आप ढूंढने की कोशिश करिए। ये एक ही लाइन में आए, हमारा ऑक्टेन नीचे है, आप सामने ही लिखें, इसके आगे एक ही लाइन में सब आए, तो ये यहां आ जाएगा ऑक्टेन, यहां
और यहां उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा होगा। और सब डाटा को कलेक्ट करो और ढूंढने की कोशिश करो कि कुछ तो मिसिंग है या जिसे पढ़ना है, कुछ है यहां पर। मेल्टिंग पॉइंट डाटा यही है। चलिए कोशिश करना, वीडियो रोक कर कोशिश कर सकते हो, मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखते हैं। तब हम यहां से यहां मूव करते हैं 3 कार्बन से 4 कार्बन की तरफ। तो 85 में से ले लूं, इसे 134 ले लूं, तो लगभग 34 और 15 49, लगभग 50 केल्विन में मान लेता हूं राउंड ऑफ करके, 50 केल्विन का डिफरेंस है लगभग। और मैं जब 4 से 5 की तरफ मूव करता हूं, 134 से 143, केवल 34 ले लेता हूं, पॉइंट इग्नोर करता हूं, यह है तो 7 केल्विन का डिफरेंस है। यानी कि 3 कार्बन से 4 पे चले तो 50 केल्विन तक बढ़ गया, 4 से 5 पे चले तो 7 केल्विन ही बढ़ा। और देखिएगा 5 से 6 पर चले फिर से बढ़ रहा है। मैं पॉइंट को इग्नोर करता हूं, 43 में 7 जोड़ोगे 50 आएगा, 50 28 ये और 7 कितने हो गए 35, लगभग 35 है भाई, 35 केल्विन का डिफरेंस है। फिर से डिफरेंस बढ़ा, पहले ज्यादा था, फिर अचानक बहुत कम हो गया, फिर बढ़ गया। फिर देखते हैं 178, 182, 4 केल्विन का डिफरेंस है लगभग। और फिर से नीचे आइएगा 182 से 216, 82, 18 ये हो गया, 16 वो 32, 34, लगभग 34, 35 लिख लेता हूं। इतना गैप है। तो ध्यान से देखो, गैप एक बार बढ़ता है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। ऐसा हो क्यों रहा है? जब 3 कार्बन से 4 पर जाते हैं बढ़ता है, जब 5 से 6 पे जाते हैं तो भी बढ़ता है, जब 7 से 8 पे आते हैं तो भी बढ़ता है। मतलब जब ऑड नंबर कार्बन से इवन नंबर कार्बन पर आते हैं तब मेल्टिंग पॉइंट अचानक ज्यादा बढ़ता है, जबकि इवन से ऑड पर आओगे कम बढ़ेगा, इवन से ऑड पर आओगे कम बढ़ेगा। तो हम वही बात कर रहे हैं, जैसे जैसे इवन नंबर कार्बन पर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट में अचानक ज्यादा इंक्रीजमेंट दिखाई देता है। अब समझना, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट सॉलिड को किया जाता है, सॉलिड से ही रिलेटेड है। ये लिक्विड ही मेल्ट कर रहे हैं तो सॉलिड है, सॉलिड होगा किसी टेम्परेचर पर। तो सॉलिड जो होता है, सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस होती है, और जिस एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में फिट होते चले जाते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, वो सिमेट्रिकल आसानी से फिट हो जाते हैं। जैसे टाइल्स नहीं फिट हो जाती, एक दूसरे में फिट होती चली जाती हैं, वैसे ही बात कर रहे हैं। अगर सिमेट्रिकल होता है मॉलिक्यूल, ये 4 कार्बन है, मैं इसे बीच से काट देता हूं, जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन नीचे है, इक्वल है, उतना इस लाइन से उतना ऊपर उतना ही नीचे, एक जैसा, ये भी एक जैसा। देखो 1 2 3 कार्बन नीचे, 1 2 3 कार्बन ऊपर, मैं इसे काटूंगा, इसमें 1 2 3 यहां ऊपर 2 है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो जो सिमेट्रिकल होते हैं, ये हमेशा याद रखना, बड़ा अंडरलाइन, बड़ा बॉक्स में बना लेना, हाईलाइट कर लेना कि जो मॉलिक्यूल, हिंदी में लिख लेना, जो मॉलिक्यूल, पहले नोट करके लिख लो, बाद में हम इसकी बात करेंगे। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाते हैं और एक स्टेबल क्रिस्टल बनाते हैं, एक स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ठीक, अब आते हैं वापस। जब जब हम ऑड नंबर से इवन नंबर एल्केन की तरफ आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इवन नंबर कार्बन वाले एल्केन्स सिमेट्रिकल होते हैं और ये क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाते हैं और एक स्टेबल लैटिस बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसे एल्केन्स में इसे ऑल्टरनेशन इफेक्ट बोला जाता है। ऑल्टरनेशन कैसे? एक बार ज्यादा बढ़ा तो एक बार कम बढ़ा, फिर बढ़ा ज्यादा, फिर कम बढ़ा, ऑल्टरनेट पर ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ये था एल्केन्स में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने का कारण, क्योंकि मुझे ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट बताना था। मुझे ये भी बताना था कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है।
मुझे ये भी बताना था सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए अपनी लैंग्वेज में, ये डाटा आपकी कॉपी में लिखा हो, ये डिफरेंस भी मैंने अप्रॉक्स में लिखा है, आप एक्यूरेट माइनस करके डिफरेंस लिखना। मैंने तो सिंपली पॉइंट को इग्नोर करके वैसे ही लिख दिया है, आप सही से लिखिएगा। तो ये था जी मेल्टिंग पॉइंट। यहीं पर आकर फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी, सेकंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। मैं इसे रफ करता हूं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिख लेना, एल्कीन्स को पैराफिन्स बोला गया है, शुरू में ही बता दिया था। पैराफिन्स मींस लिटिल रिएक्टिविटी, तो आप यहां लिखेंगे एल्कीन्स, जनरली एल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव, देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज वेरी लो, लेकिन हाउएवर फिर भी ये रिएक्ट करती हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon-carbon single bond. That's why they are less reactive. However, they give some reactions and their characteristic reaction is substitution reaction. ये sentences में लिखा हुआ आपके। कुछ reactions जो हैं वो मैं लिखता हूं। मेन इसकी reaction एक ही है, substitution reactions। सेकेंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कम रिएक्टिव होने के बावजूद भी ये काफी रिएक्ट करती है, मतलब उतना ज्यादा तो नहीं एल्कीन एल्काइन की तरह, फिर भी इसकी काफी रिएक्शंस है। नेक्स्ट है, दो ही मेन रिएक्शन है, मेन यही है, ये तो साइड में बर्न कर दो तो जल तो सभी जाते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एबीसीडी नहीं 1 2 3 डालना है। होगा क्या, एबीसीडी तो इनके पार्ट्स हो जाएंगे। फिर एरोमेटाइजेशन के बाद है रिएक्शन विद स्टीम एंड लास्ट पायरोलाइसिस और क्रैकिंग, CRACKING। तो आप ये ना सोचें बहुत सारी हो गई, ये तो बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, बल्कि ये भी जो पढ़नी है बस वो एक है सब्स्टिट्यूशन। मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और इसे पढ़ाने में जो समय लगेगा ना वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। यानी कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे तो कम समय में हम सारी पढ़ लेंगे। तो इस नंबर पर मत जाइए कितने हैं, आप मेन रिएक्शन पर जाइएगा। मेन रिएक्शन कौन सी है इसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन ये नहीं देती क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है। चलिए सारी रिएक्शंस लिख लीजिएगा और फर्स्ट मिडिल ऑफ द लाइन में हेडिंग डाल लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं हटा देता हूं ये, चेक करिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज की फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेन रिएक्शन यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब समझना कौन सी रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है एल्केन्स की, ये समझना जरूरी है। देखिएगा, लिखना मत अभी। ये मीथेन है,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई सा भी एल्केन रहा हो, अगर कोई ग्रुप एल्केन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, मान लो कोई हैलोजन आए और इसे यहां से हटा दे, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। हैलोजन की जगह NO2 ग्रुप भी हो सकता है, NO2 इसे हटा दे, सल्फोनिक ग्रुप इसे हटा दे। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एल्केन्स के हाइड्रोजन को कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है, उन रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आप लिख लीजिएगा द रिएक्शंस, मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखना आपको, सुन लीजिए, सेंटेंसेस में लिखिएगा द रिएक्शंस in which the hydrogen atoms of alkenes are substituted by other groups like halogen, like nitro, etc. sulfonic भी लिख सकते हैं, are called sulfonic reactions. Sorry, are called substitution. Sulfonic नहीं, sorry, I called substitution reactions. मैं फिर से बोलता हूं, the reactions in which the hydrogen atoms of alkenes are substituted by other groups, by some other groups like halogen, nitro and sulfonic group are called substitution reactions, are called substitution reactions. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमने कहा हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा, हमने कहा नाइट्रो सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इनके हमें टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला जो मेजर, जो सबसे बड़ी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का, जो पहला पार्ट है, हम हैलोजन से सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। बाद में नाइट्रो से भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट है वो हैलोजन से ही है, और रिएक्शंस को बुलाते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट ए पार्ट, हमने कहा था ए इसमें लिखेंगे हैलोजिनेशन। बी पार्ट भी है नाइट्रेशन। दो ही पार्ट हम पढ़ेंगे, मेनली ये है, 98% तक ये है, 2% इसका पोर्शन है। सल्फोनेशन भी होता है, उसकी नीड, सल्फोनिक ग्रुप तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उसकी नीड तुम्हें नहीं है, यानी कि आपका फोकस हैलोजिनेशन पर हो। मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पहला पार्ट हैलोजिनेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं ऊपर से सब हटा देता हूं, हैलोजिनेशन तब खत्म होगा तो सब्स्टिट्यूशन का बी पार्ट आएगा नाइट्रेशन, तब वो खत्म होगा तो सब्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट रिएक्शन आएगी ऑक्सीडेशन। क्लियर रहे, हम हटा रहे हैं ए पार्ट को, मैं ऊपर डाल देता हूं। हैलोजिनेशन, हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन। आसान है वैसे तो, लेकिन काफी लेंथी रिएक्शन है। हैलोजन एल्केन को हम, जैसे मीथेन है, डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, लिखना नहीं है। जैसे रिएक्ट किया, क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट करती है। सनलाइट, आप HNu लिखा मैंने, आप पूरा सन SUN सनलाइट लिख सकते हैं। मैंने HNu इसलिए लिखा, दैट्स एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इक्वल टू HNu होता है, तो मैंने HNu एनर्जी ऑफ फोटोन लिख दिया। मतलब यहां फोटोन है, मतलब यहां सनलाइट है, तो ये भी सिंबल होता है, सनलाइट का ही सिंबल है। तो इसमें 2 Cl है, Cl2 में ये ऐसे जाएगा, लीजिए मैं CH4 पूरा बना देता हूं, H इधर आ जाएगा, कंपाउंड बना, CH3, Cl इधर, H इधर, HCl हो गया सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया हैलोजन ने। हैलोजन कौन सी है? क्लोरीन है जी, क्लोरीन ने कर दिया और कंपाउंड क्लोरोमीथेन बन गया। तो ऐसी रिएक्शन है ये हैलोजिनेशन, लेकिन इसे लिखना नहीं है अभी। क्यों नहीं लिखना है? आपको सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है। रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। इस रिएक्शन के लिए, एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, हैलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन F2, उसके बाद ये क्लोरीन Cl2, उसके बाद ये ब्रोमीन, उसके बाद ये आयोडीन। तो सबसे पहले इसे ना लिखिए, इसे लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये ऑर्डर अगर आपने लिख लिया है तो अब हम रिएक्टिविटी पर चलेंगे। पहले 1 बाय 1 सबको रिएक्ट करेंगे, सबको रिएक्ट करेंगे। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं ऑर्डर हटा देता हूं, ये रिएक्शन भी हटा देता हूं, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था। तो सबसे पहले आता है फ्लोरीन। इस कैटेगरी में सबसे पहले कौन आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हमें मीथेन को सबसे पहले फ्लोरीन से रिएक्ट करवाना चाहिए। ये रिएक्शन हमें लिख लेनी चाहिए, लेकिन हम ये रिएक्शन प्रैक्टिकल फॉर्म में कभी नहीं करवाते हैं। क्वेश्चन है भाई काहे नहीं करवा रहे हो? जब हो रही है तो हाईली रिएक्टिव है, शायद यही वजह है कि ये हाईली रिएक्टिव है। तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? बुरी बात कुछ नहीं है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, फ्लोरीन एक साथ रिएक्ट करता है, इससे सनलाइट की भी नीड नहीं होती, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एनर्जी एक साथ निकल जाती है बाहर। और जब एनर्जी एक साथ निकलती है तो उस रिएक्शन को एक्सप्लोजन बुलाते हैं। तो फ्लोरीन को अगर आप एल्केन से रिएक्ट करेंगे तो एक्सप्लोजन होगा। जब एक्सप्लोजन होगा तो प्रोडक्ट कहीं और होगा, रिएक्टेंट कहीं और होगा, आग से लग जाएगी। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो ए पॉइंट आप डालते हैं फ्लोरिनेशन। क्या डालते हैं जी? फ्लोरिनेशन। ठीक, फ्लोरिनेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट डालना फ्लोरिनेशन, उसमें लिखेंगे फ्लोरीन प्रोवाइड एन एक्सप्लोजन रिएक्शन विद एल्केन, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूज। फ्लोरीन एल्केन के साथ एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो फ्लोरीन को आप रिएक्ट ना करवाएं। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे जरूर, ये सेंटेंस जो मैंने बोला, मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा। क्लोरीनेशन, क्लोरीन रिएक्ट हम करवा रहे हैं, हम करवाते हैं मीथेन Cl2। क्लोरीन भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन सनलाइट के बिना रिएक्ट नहीं करती, कम से कम सनलाइट की प्रेजेंस यहां हो। तो कंपाउंड बनता है, एक H सब्स्टिट्यूट हो जाता है Cl से प्लस HCl। ये क्लोरीनेशन है। इसी रेस्पेक्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्लोरीन से भी कम रिएक्टिव है ब्रोमीन, तो ये तो सनलाइट में रिएक्ट नहीं करेगा। मीथेन ब्रोमीन आपको इसके लिए हीट करना पड़ेगा। बच्चे पूछते से ऊपर वाला हीट कर दिया तो वो और भी फास्ट रिएक्ट करेगा, वो तो रिएक्ट करेगा ही भाई, सनलाइट में ही कर रहा है, हीट में तो और भी ज्यादा करेगा। तो ऊपर हीट हो सकता है, ये याद रखिएगा, CH3Br प्लस HBr। उसी तरह से Br ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बारी है आयोडीनेशन की। आयोडीनेशन, आयोडीन तो और भी कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। इसके लिए हीट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीट की जरूरत होगी। मीथेन प्लस I2 स्ट्रॉन्ग हीट गिव्स CH3I प्लस HI। लेकिन स्ट्रॉन्ग हीट देने के बावजूद भी, देखिए इस ट्राइंगल मतलब ये स्ट्रॉन्ग हीट है, ये अंडरस्टूड में आए, लिख भी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद भी यहां एक प्रॉब्लम रह गई।
क्या प्रॉब्लम रह गई? ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन थी, प्रोडक्ट ही बन रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड भी हो रही है। इस रिएक्शन को अगर हम करेंगे तो हमें CH3I आयोडोमीथेन ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे ही वो बनेगा वैसे ही रिवर्स रिएक्शन होने लगेगी, और रिवर्स रिएक्शन अगर हो जाएगी तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। देखिएगा, इस रिवर्सिबिलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल हटाई जा सकती है। कैसे? CH4I2, देखो अब मैंने सीधा एरो लगाया, आयोडिक एसिड अब रिवर्सिबल नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है, मैंने रिवर्सिबल नहीं लगाया एरो तो क्या रिवर्सिबल नहीं होगी? सर रिवर्सिबिलिटी हट कैसे गई? HiO3 आयोडिक एसिड ने ऐसा क्या कर दिया? समझना, इसे रिवर्स होने से रोकना है। कॉन्सेप्ट यहां पर आते हैं। इसे रिवर्स होने से रोकना है अगर आपको, तो इन दोनों को मिलने से रोकना होगा, इन दोनों को अलग करना होगा। अब दोनों मिक्सचर में बने हैं, अब उसमें कोई बोल के तो बताएगा नहीं भाई मैं HI हूं या मैं CH3 है, वैसे तो बोलेंगे नहीं। मिक्सचर पड़ा हुआ है, दोनों एक साथ हैं, सेपरेट कैसे करें? इतनी देर में तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, तो सेपरेशन एक साथ पॉसिबल था नहीं कि इन्हें अलग किया जा सके। तो हमने एक विचार किया, इनमें से एक को खत्म कर दिया जाए, डेस्ट्रॉय। ये मेन प्रोडक्ट है, इसे छोड़ के इसे डेस्ट्रॉय कर दो। डेस्ट्रॉय कैसे करें? वो काम आयोडिक एसिड ने किया। HI मैंने लिखा जरूर है, लेकिन जैसे ये बनेगा HiO3 इसे खत्म कर देगा। कैसे खत्म कर देगा? देखो, HI डिसोसिएटेड होता है H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। आयोडिक एसिड I नेगेटिव के पास आएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेडॉक्स पढ़ा है आपने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिनका रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिडक्शन हो गया। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन दिखा, मैंने ले लिया तो मेरा रिडक्शन हो गया, इसलिए मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो आयोडिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। आयोडिक एसिड को इसके पास ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए। कैसे छीन लिए जी? I नेगेटिव I2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? आयोडिक एसिड। तो I नेगेटिव किस में बदल गया? I2। ये I नेगेटिव है ही नहीं अब यहां, ये किस में बदल रहा है? I2। तो HI की एग्जिस्टेंस साथ के साथ ये खत्म कर रहा है। HI बचेगा ही नहीं, बचेगा नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? HiO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI के I नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे बोले, या फिर HiO3 HI को I2 में बदल देता है, जिससे HI की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और रिएक्शन का बैकवर्ड होना रुक जाता है। तो 4 पॉइंट थे हैलोजिनेशन के। फ्लोरिनेशन, आप क्या लिखना है? फ्लोरीन एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन प्रोवाइड करता है, इसीलिए उस रिएक्शन का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। क्लोरीनेशन सनलाइट में करते हैं, रिएक्टिव है। ब्रोमिनेशन उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो हीट करते हैं। आयोडीनेशन, उससे आयोडीन का रिएक्टिविटी उससे भी कम रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, इसकी रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए आयोडिक एसिड डालते हैं। मैंने बता दिया, आप नीचे लिख लें आयोडिक एसिड का फंक्शन क्या है। चलिए, इसका मतलब साफ हुआ, फ्लोरीन को यूज कर नहीं सकते, आयोडीन को भी रेयर ही यूज करेंगे, क्योंकि याद रखना पड़ेगा कब आयोडिक एसिड डालना है, नहीं तो रिवर्सिबल होगी। तो बेटर है कि हम जब रिएक्ट करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्ट करें, यही दोनों आसानी से रिएक्ट कर रही हैं। ये रिवर्सिबल दे रहा है और फ्लोरीन रिएक्ट नहीं कर रहा, तो 2 ही बेटर है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इन्हीं की रिएक्शन ज्यादा मिलती हैं हैलोजिनेशन में, या तो क्लोरीनेशन मिलता है या तो ब्रोमिनेशन। फ्लोरिनेशन कोई करता नहीं जो मिले, आयोडीनेशन बहुत रेयर है। तो जब हम अब से आगे रिएक्ट करेंगे, हैलोजिनेशन खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है, तो क्लोरीनेशन का यूज करेंगे या फिर ब्रोमिनेशन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना टॉपिक।
हैलोजिनेशन थोड़े और पढ़ रहे हैं। मीथेन है, क्लोरीन है, Cl2, और मैंने यहां लिया हुआ है ये एक्सिस। एक्सिस का मतलब है ये ज्यादा अमाउंट में है क्लोरीन, मतलब ये खत्म हो जाएगा, Cl2 खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा है। तो रिएक्शन कैसे होगी, इसका एक H निकला प्लस HCl, मीथेन खत्म हुआ, क्लोरीन तो अभी भी है, क्लोरीन ये बन गया, इससे रिएक्ट करेगा, इसमें भी H है, तो जो बना है CH3Cl उससे ये फ्री एक्ट करता है, क्योंकि ये तो एक्सिस में है। एक और H हट जाता है इसका, तो 2 H हट गए, 2 Cl2 आ गए, ये भी खत्म हो गया, ये अभी भी बचा है और ये भी बचा है, तो इससे फर्दर रिएक्ट करेगा। अभी तो 2 H बाकी है, एक और H हट जाएगा, एक Cl बढ़ जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ये खत्म हो गया, ये बचा, अभी भी एक H है, कंबाइन करके देखते हैं, सभी पर सनलाइट है, कंबाइन करूं, जोड़ दूं सबको, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, CH4 1 2 3 4 4 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, CCl4 प्लस 4HCl। क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को बता के मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? मैंने आपको यह एक्सप्लेन किया, अगर हैलोजन बची हुई है तो वो एक हाइड्रोजन को नहीं, दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करेगी, वो सब्स्टिट्यूट करेगी जब तक वो है। ठीक, अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिए वो चारों को हटा देगी। मैं कहूं क्लोरीन ब्रैकेट में लिख दूं 2 मोल, मतलब आपको 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, 2 बार रिएक्ट करवाना है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं कहूं 3 मोल तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं एक्सिस में कहूं तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, सब हैलोजन बन जाएगा। बस ये एक्सप्लेन किया है, तो ऊपर लिख लीजिएगा व्हेन हैलोजन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन ये रिएक्शन होती है फाइनलाइज, वो सारे हाइड्रोजन को हटाकर ही रहेगी। अगर क्लोरीन हैलोजन, ब्रोमीन भी हो सकती है एक्सेस में है तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हटा देता हूं। मैकेनिज्म पर आते हैं। ये हैलोजिनेशन हो कैसे रहा है, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, तो मैकेनिज्म पर आते हैं। देखिएगा, क्लोरीन ये है, क्लोरीनेशन का ही कर लेते हैं। क्लोरीन में हमने क्या डाली हुई है, सनलाइट। जब क्लोरीन में हम सनलाइट डालते हैं तो होमोलिटिक फिजन होता है और ये बॉन्ड दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में ब्रेक हो जाता है। देखो आधा एरो बनाया है, Cl डॉट और ये Cl डॉट, ये दोनों हैं फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। पता होंगे, होमोलिटिक फिजन हम पढ़ चुके हैं। मीथेन है, चेक करो क्या ये मीथेन है। CH4 होता है, मैंने 3 H तो यहां दिखाया, 1 H दूर दिखा दिया, CH4 ही है। एक फ्री रेडिकल मीथेन पर आएगा और रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा समझना, जैसे ही फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, इसका एक बॉन्ड होमोलिटिक फिजन से ब्रेक हो जाएगा। H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर HCl बनाते हैं। ये लीजिएगी जी, HCl बन गया। Cl फ्री रेडिकल कंबाइन विद H फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड टूट गया और CH3 फ्री रेडिकल बने रह गए, इससे कुछ नहीं जुड़ा। अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में HCl गैस है, निकल जाएगी।
मिथाइल फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल खत्म थोड़ी ना हुए, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है सर एक मिथाइल फ्री रेडिकल है, एक नहीं है भाई। रिएक्शन मिक्सचर कंटेनर को देखिए, ये रिएक्शन बहुत बार हुई, बहुत सारे फ्री रेडिकल हैं क्लोरीन, बहुत सारे हैं। बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मीथेन पर अटैक किया तो बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए और HCl बहुत सारे बन गए। तो मिथाइल फ्री रेडिकल के भी बहुत सारे हैं और उससे भी कहीं ज्यादा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल है। तो प्रोबेबिलिटी है CH3 फ्री रेडिकल को Cl फ्री रेडिकल मिले मिक्सचर में एक साथ में, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो यह भी है कि CH3 फ्री रेडिकल को CH3 फ्री रेडिकल भी मिले या Cl फ्री रेडिकल को Cl फ्री रेडिकल मिल जाए। भाई पहला स्टेप है इनिशिएशन, इनिशिएट स्टार्ट होना, इनिशिएशन स्टेप ऊपर डाल लेना है यहां पर, इनिशिएशन स्टेप, मेरे पास स्पेस नहीं आप डालना। दूसरा है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्टेप। तीसरा है ये टर्मिनेशन, टर्मिनेशन स्टेप। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन, तीसरा टर्मिनेशन, नाम दिए हैं मैकेनिज्म के, 3 स्टेप्स हैं। अब मिक्सचर के हिसाब से आपको देखना प्रैक्टिकली, भाई मिक्सचर में रिएक्शन हुई तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत सारे पड़े हुए थे, वहां मिथाइल फ्री रेडिकल भी बहुत सारे बन गए। अब CH3Cl आमने सामने आ जाए, जिसकी की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो CH3Cl बन जाएगा। इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों बड़े बड़े हैं। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर ये जुड़े तो क्या बनेगा, ईथेन। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, क्या बन जाएगा, Cl2, लेकिन जैसे ही Cl2 बनेगा, सनलाइट हम डाल रहे हैं, वापस फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो इसका होना ना होना बराबर है। जैसे ही आप इसे बनाओगे Cl2 बन गया, Cl2 पे सनलाइट बढ़ेगी, ये रिएक्शन वापस होकर फ्री रेडिकल बन जाएगी। तो लास्ट रिएक्शन को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे हटा देता हूं। होती तो है, हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सनलाइट में वापस रिवर्स हो जाएगी। अब ये बड़ी दिक्कत हुई यहां पर, क्योंकि ये मीथेन का क्लोरीनेशन था। ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे थे इस रिएक्शन का था, CH4 Cl2 सनलाइट CH3Cl प्लस HCl, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। क्वेश्चन आएगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन गिवन होगी। अब गिवन तो होगी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट HCl था, ये बन गया, इसका प्रोडक्ट CH3Cl था, ये भी बन गया, लेकिन यहां तो इथेन भी बना है, बहुत कम बना है, 1-2%, लेकिन बना तो है। CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन हो सकते हैं, बनेगा 100% बनेगा, यानी कि आपको यहां प्लस में एक और जोड़ना पड़ेगा, इथेन। लेकिन अभी तक हमने रिएक्शन में तो नहीं दिखाया भाई 98% ये बन रहा है, 2% ये, तो क्यों दिखाएंगे? मेन तो ये है, माइनर को नहीं दिखाया जाता। माइनर को कब दिखाया जाता है, हम बताते हैं कब दिखाया जाता है। आप अपनी बुक ओपन करिए, एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन चैप्टर निकालिएगा और हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर आइएगा, और शायद पहला ही क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, मीथेन के क्लोरीनेशन में, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन बुलाते हैं क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, मीथेन के फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन में ईथेन बनता है, एक्सप्लेन करिए। तो आपको ये मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा, टर्मिनेशन स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल के जुड़ने के कारण ईथेन बन जाता है। तो ये एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स का, पहला दूसरा पहला ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे इतना याद है, देख लेना एक बार। तो समझ में आ गया, ईथेन बनता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन जब हम रिएक्शन को जनरल लिखते हैं तो इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि माइनर प्रोडक्ट्स को लिखा नहीं जाता, बहुत सारे माइनर बनते हैं, सबको नहीं लिख सकते हैं हम यहाँ। लेकिन जब मैकेनिज्म दिखाते हैं तो ये बनता हुआ दिखता है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और पूछा भी जाता है ईथेन बना कैसे, एक्सप्लेन करो, तो मैकेनिज्म लिखोगे, लास्ट सेंटेंस लिखोगे, मिथाइल फ्री रेडिकल के जुड़ने से ईथेन बनता है। चलिए, मैकेनिज्म भी पढ़ लिया और मैकेनिज्म के साथ नई चीज मिली, ईथेन भी बनता है। मीथेन के क्लोरीनेशन में सनलाइट के साथ ईथेन भी प्रोड्यूस होता है, कम अमाउंट में, उसका कारण क्या है? चलिए जी, क्वेश्चन आएगा जरूर, ये पूछते बहुत बार हैं, मैकेनिज्म के आगे बढ़ते हैं, हम इसे हटा देते हैं।
अब अभी तक मीथेन की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कार्बन नहीं बढ़ा है एल्केन में, तो एल्केन अब बढ़ाते हैं। आप क्लोरीन रिएक्ट करो या ब्रोमीन रिएक्ट करो, कुछ भी रिएक्ट करो, लेकिन एल्केन अब बढ़नी चाहिए, कार्बन बढ़ाएंगे। दो ले लिए हैं हम, क्लोरीन ही रिएक्ट कर रहे हैं और सनलाइट ही हम डाल रहे हैं। आप क्लोरीन को यहां ना लिख के यहां भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अब कैसे रिएक्ट करोगे, देखो मैं सही से लिख देता हूं, गैप हो गया, क्लोरीन सनलाइट। प्लस में लिखने की जरूरत नहीं, बैलेंसिंग की नीड नहीं होती, ऐसे लिखते हैं। तो यहां H है तो यहां से एक H हटाएं, 3 थे, एक H हट के 2 बचेंगे, एक वैलेंसी जो खाली हुई इससे Cl जोड़ दें, फिर इसका भी हटाएं, इससे भी Cl जोड़ें। मतलब बारी बारी से इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन हटाएं, इसका भी एक हाइड्रोजन हटाएं, फिर नाम लिखें। इसका नाम क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन, इधर से काउंट करेंगे, इसका नाम 1 क्लोरोइथेन। अरे ये तो दोनों का एक ही नाम है, ये तो दोनों एक ही चीज है। Cl यहां लगाओ तो भी वही नाम आएगा, यहां लगाओ तो भी वही नाम आएगा। तो फिर जब एक ही नाम आ जाए तो एक ही है वो, तो उसे 2 बार लिखने की नीड नहीं है। अब दूसरा, एक कार्बन और बढ़ाते हैं, प्रोपेन है, क्लोरीनेशन ही करते हैं। पहले इसका ही क्या हटाओगे, यहां से हटाया आपने, देख लो एक H कम हो गया 3 से, फिर यहां से हटाओगे, दो H थे, एक रह गया, एक Cl जुड़ गया, फिर यहां से हटाओगे, हमें लगता है 3 बन गए। चेक करते हैं, नाम लिख के ही पता चलेगा, कोई कॉमन नाम आया तो एक हटाना पड़ेगा। इसकी नेमिंग करते हैं 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम लिखते हैं 1 2 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों अलग अलग है। इसका नाम लिखते हैं, नंबरिंग Cl की तरफ से करेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। अरे ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 काहे लिख रहे हैं भाई, एक ही है ये। मेरा कहने का मतलब है Cl यहां जुड़े तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन, Cl यहां जुड़े तो भी 1 क्लोरोप्रोपेन, तो एक ही बार लिखना है उसे। लेकिन यहां जुड़े तो 2 क्लोरो है, तो 2 बने हैं, नाम लिख देते हैं, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 कंपाउंड बने क्लोरीनेशन से। अब मैं बहुत सारे एल्केन लिखूंगा, लिख रहा हूं, क्लोरीनेशन ही करिएगा, और कितने प्रोडक्ट बनते हैं सारे लिखने हैं आपको। ऊपर से एक रफ कर देता हूं, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको करना है। वन टू थ्री, देखो नंबर डाल देता हूं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऊपर है। लीजिए इसे स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, H को हटके Cl जुड़ता है, इस कार्बन पे H नहीं है तो यहां Cl भी नहीं जुड़ेगा। आपको बताने कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैं मोटे तौर पर बता देता हूं। इसका 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 3 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इसका 1 प्रोडक्ट बनेगा। एक कैसे, आप इससे हाइड्रोजन को हटा के जोड़ेंगे,
तो भी यही होगा 1 क्लोरो, नाम देखो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप इससे जोड़ोगे तो भी नाम वही होगा। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसे यहां जोड़ोगे तो भी वही नाम होगा, इसे वहां जोड़ोगे तो भी एक ही बन रहा है। आप Cl यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, एक ही नाम आता है। बच्चे पूछते हैं सर यहां जोड़ दें, यहां हाइड्रोजन ही कहां है जो हटाओगे? सब्स्टिट्यूशन देगा ही नहीं, कार्बन तो हाइड्रोजन ही तो हटता है, कार्बन थोड़ी ना हट जाएगा। तो इनके प्रोडक्ट्स देख लो, वैसे खुद कर लो तो बेटर है। 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन। इसमें एक बार यहां जोड़ना, यहां यहां यहां, चारों के नाम अलग अलग होंगे, 4 बनेंगे इससे। तो ये था कितने बनेंगे। टॉपिक यहीं खत्म नहीं होता, आगे भी है कितने अमाउंट में बनेंगे। मैं ये हटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कर लीजिए। देखिएगा अमाउंट, पहले क्लोरीनेशन करके देख लेते हैं। एक तो ये था, एक ये था 1 क्लोरो प्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरो, 2 बनेंगे। मिक्सर की बात अभी करेंगे। तो नेक्स्ट में CH3 CH2 CH3 ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, तो भी Cl की जगह Br आएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सॉरी Br 1 ब्रोमोप्रोपेन दूसरा 2 ब्रोमोप्रोपेन, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन मेजर की बात थी, तो मेजर यहां भी है 2 क्लोरो वाला, और मेजर यहां भी है 2 ब्रोमो वाला। मतलब ज्यादा अमाउंट में ये बनते हैं, ये कम अमाउंट में बनते हैं। क्वेश्चन है कितने कम अमाउंट में। मेजर वाला लगभग 53%, 54 या 55, जनरली 50 प्लस। तो ये 50 से थोड़ा सा कम, 7-8% का डिफरेंस। ये 53 मान लो, इसे 47, या इसे 54 मान लो तो इसे 46। ब्रोमीन के केस में ये 90% से भी ज्यादा है और ये 10% से भी कम। दोनों में मेजर 2 वाला है, ये सही है, ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्लोरीन में मेजर है, ब्रोमीन में बहुत ज्यादा मेजर है, बहुत ज्यादा है। ये डिफरेंसेस है। अमाउंट की बात ऐसा क्यों हुआ ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये लिख लीजिएगा, ये आसान रिएक्शंस बिल्कुल नहीं है, नोट कर लीजिएगा यहां तक, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।